हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था तारामंडल के बारे में, धूमकेतु के बारे में, फिर उल्का उल्का पिंड के बारे में, उल्कास्म के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था आकाशगंगा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल और उसके सौरमंडल की संरचना के बारे में। तो आइए देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल किसे कहते हैं यानी कि सौरमंडल सौरमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सौर और एक मंडल। यानी कि सौर सौर मतलब सूर्य, सौर्य मतलब सूर्य, और मंडल मतलब परिवार। यानी कि सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा सौरमंडल क्या है। सौर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सौर एक मंडल। सौर मतलब सूर्य और मंडल मतलब परिवार। यानी कि सूर्य का परिवार ही सौरमंडल कहलाता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो सौरमंडल है, इस परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन आते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सौरमंडल सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो सबसे जो प्रमुख है इसमें, सौरमंडल में कौन कौन, इस परिवार में कितने लोग आते हैं, ये देखते हैं हम लोग। यानी कि सबसे पहले जो आते हैं, सबसे पहले जो आता है एक तारा। एक तारा यानी कि सूर्य। सूर्य एक तारा है। यानी कि सबसे जो प्रमुख भूमिका है सूर्य की है। और इसमें सौरमंडल में ही, इस परिवार में आठ आठ ग्रह, और इस 8 ग्रह के जितने उपग्रह हैं वो आते हैं। यानी कि सौरमंडल में सबसे जो प्रमुख है सूर्य आता है, और फिर इसके 8 ग्रह आते हैं, और इसमें ही क्षुद्र ग्रह आता है, और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, खगोलीय पिंड आते हैं। यानी कि खगोलीय पिंड में जैसे उल्का हुआ, धूमकेतु हुआ, ये सब आते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सौरमंडल। सौरमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सौर एक मंडल। सौर मतलब सूर्य होता है और मंडल मतलब परिवार। यानी कि सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सौरमंडल में कितने लोग आते हैं। यानी कि सबसे जो प्रमुख है, यानी कि सूर्य एक तारा है, जो कि सूर्य को हम पीला तारा या नारंगी तारा या युवा तारा या मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा, युवा तारा, मध्यम तारा, और यानी कि सूर्य को हम लोग पीला तारा भी कहते हैं, नारंगी तारा, युवा तारा, मध्यम तारा कहते हैं। यानी कि इसमें से ऊर्जा लगातार विमुक्त, यानी कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा लगातार निकलती रहती है। और सूर्य जो है, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है ना, और जो 8 ग्रह उपग्रह है या क्षुद्र ग्रह है या खगोलीय पिंड, इनके पास कोई किसी प्रकार का भी प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सूर्य एक तारा है, जो कि पीला तारा, नारंगी तारा, मध्यम तारा, युवा तारा कहते हैं इसे, जो कि इसमें से लगातार ऊर्जा विमुक्त होती रहती है। और इसके आगे देखते हैं सूर्य के बारे में। यानी कि हम लोगों ने देखा सूर्य के परिवार में एक जो सूर्य, 8 ग्रह और उसके उपग्रह और खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। और सूर्य को हम लोग मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा, यानी कि सूर्य को हम मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा और युवा तारा भी कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो क्षुद्र ग्रह है, खगोलीय पिंड है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि इसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होने के कारण क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह
इसके सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सूर्य के बारे में। सूर्य को मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा, मंगल तारा, युवा तारा भी कहते हैं। तो देखते हैं सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास कितना है। यानी कि सूर्य का जो व्यास है लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। और जो इसका आयु है 4.5 वर्ष से यह अरब वर्ष है, इतना पुराना। यानी कि जो सूर्य का आयु है 4.5 अरब वर्ष से 4.7 अरब वर्ष तक इसका आयु है। तो हम लोगों ने देखा सूर्य के बारे में, जो कि सूर्य मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा, मंगल तारा भी कहते हैं। और सूर्य में इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि जो अन्य क्षुद्र ग्रह हुआ, खगोलीय पिंड हुआ, और 8 ग्रह और उसके उपग्रह सारे इसके चक्कर लगाते रहते हैं। और इसका व्यास के बारे में देखा, इसका जो व्यास है 13,92,000, और जो इसका आयु है 4.5 अरब वर्ष से इतना पुराना है। यानी कि यह एक युवा तारा हो गया। यानी कि जब तारा जन्म लेता है तो उसको आदि तारा कहते हैं, और यह लगभग इतना पुराना हो गया है, इसलिए इसे युवा तारा भी कहते हैं। तो फिर हम इसके आगे देखते हैं। तो जो सूर्य का जो केंद्र है, यानी कि मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य के केंद्र में हमेशा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। यानी कि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें से ऊर्जा निकल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके निर्माण की प्रक्रिया। यानी कि जो सूर्य में है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन 71.6% है हाइड्रोजन, और जो हीलियम है 27.4%, और 2% अन्य गैसें हैं। यानी कि हम लोगों ने निर्माण के बारे में देखा, इस जो सूर्य में हाइड्रोजन है वह 71.6% है, और जो हीलियम है 27.4%, और जो 2% अन्य गैसें हैं। यानी कि हम लोगों ने सूर्य के बारे में देखा, सूर्य को मध्यम तारा, पीला तारा, नारंगी तारा और मंगल तारा भी कहते हैं। और उसके बारे में, इसके निर्माण के बारे में देखा, जिसमें से हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 27.4% और 2% अन्य गैसें हैं। और इसके आयु के बारे में हम लोगों ने देखा, और फिर इसके व्यास के बारे में देखा, और फिर इसके संरचना। जो सूर्य है यह जो इसके चक्कर लगाने की दिशा पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। यानी कि यह आकाशगंगा का चक्कर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगाता है। और जो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है लगभग एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी कि जो सूर्य है वह आकाशगंगा के केंद्र को यानी कि ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, और जो एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। और जो इसी को 25 करोड़ वर्ष को ही हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा इसके निर्माण की प्रक्रिया में, जो कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 71% है, हीलियम 27.4% और 2% अन्य गैसें हैं। और जो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है पश्चिम से पूर्व की दिशा में लगा रहा है, और जो एक चक्कर इसका पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है, और इसी को एक ब्रह्मांड वर्ष का भी कहते हैं। तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश
पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड लगता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। अगर मिनट की बात करते हैं तो 8 मिनट 23 सेकेंड लगता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है और मिनट में 8 मिनट 23 सेकेंड लगता है। अब जो सूर्य है, सूर्य की संरचना के बारे में देखते हैं। सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना, यानी कि सूर्य की संरचना में हम लोगों को 6 चीज़ें के बारे में जानना है। सबसे पहले जो है वह केंद्र है, यानी कि सूर्य का केंद्र। और जो दूसरा है, पहला ये केंद्र और दूसरा विकिरण। और जो तीसरा है संवहनीय धारा। और जो चौथा है प्रकाश मंडल। इसको ही फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी प्रकाश मंडल को ही फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो पांचवा है वर्णमंडल, इसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और जो सबसे आखिरी भाग है वह है कोरोना या किरीट। यानी कि हम लोगों ने सूर्य की जो संरचना है उसमें 6 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी कि केंद्र के बारे में, विकिरण के बारे में, संवहनीय धारा के बारे में, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर के बारे में, और वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर के बारे में, और कोरोना यानी किरीट के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो है जो सूर्य का केंद्र है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। और यह मान लीजिए ये सूर्य का केंद्र है जिसका टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है, सूर्य का केंद्र का टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री है सेल्सियस। 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी कि सूर्य का जो केंद्र है उसका टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और इसके ही ऊपर विकिरण है जो कि हल्की सी एक परत है। यानी कि ये वाला केंद्र है, जो बीच में है वो केंद्र है जिसका टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और इसके ही ऊपर एक पतली सी परत है जिसको विकिरण कहते हैं। और इसके ही नीचे यानी संवहनीय क्षेत्र है। यानी कि ये जो विकिरण और संवहनीय क्षेत्र है इसमें से रेडियो तरंगें निकलती है। यानी कि इसमें से रेडियो तरंगें निकलती है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ से रेडियो तरंगें निकलती है जो कि संवहनीय क्षेत्र और विकिरण से निकलती है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो सूर्य की संरचना के बारे में, सबसे बीच में केंद्र है, उसके ऊपर विकिरण, उसके बाद से संवहनीय क्षेत्र। तो सबसे बीच में केंद्र है, उसके बाद से विकिरण क्षेत्र, उसके बाद से संवहनीय क्षेत्र। और ये जो दोनों है विकिरण क्षेत्र और संवहनीय क्षेत्र में से रेडियो तरंगें निकलती रहती है। यानी कि मान लीजिए ये रेडियो तरंगें निकल रही है इस तरह से। और इसके ऊपर प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर है। यानी कि इसके ऊपर प्रकाश मंडल यानी कि ये वाला जो है संवहनीय क्षेत्र था। और ये वाला संवहनीय क्षेत्र और ये वाला विकिरण। और इसके ऊपर ही फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल है जो कि सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा मोटाई वाला भाग है, यानी कि केंद्र से लेकर यहाँ पर इसकी मोटाई 300 किलोमीटर की है। अगर हम सूर्य को जो देखते हैं वह प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर ही दिखाई देता है। यानी कि हम लोग सूर्य को अगर देखते हैं तो ये वाला भाग ही फोटोस्फीयर यानी सूर्य वाला फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल वाला भाग ही दिखाई देता है। इसका जो टेम्परेचर है वह 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 के बीच में है। यानी कि इसका जो टेम्परेचर है इसका 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो बीच में केंद्र है उसका टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद से विकिरण क्षेत्र, उसके बाद से संगवानीय क्षेत्र जिससे कि दोनों में से रेडियो तरंगें निकलती है। उसके बाद से प्रकाश मंडल, इसकी जो केंद्र से मोटाई है 300 किलोमीटर की है। यानी कि सूर्य को अगर हम देखते हैं तो यह प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर वाला क्षेत्र ही दिखाई देता है। और इसमें ही अलग अलग क्षेत्र में सौर धब्बा यानी कि सौर धब्बा दिखाई देता है। यानी कि फोटोस्फीयर में ही हम लोगों को सौर धब्बा जैसी चीज़ें दिखाई देती है, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि हम लोगों ने देखा जो प्रकाश मंडल है उसका जो टेम्परेचर है 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन जो प्रकाश मंडल है उसमें ही सौर धब्बे दिखाई देते हैं जिसका टेम्परेचर गिरकर यानी कि इतना से गिरकर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो इसके ऊपर हल्की सी एक पट्टी होती है जिसको वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यानी कि इसके ऊपर एक पतली सी पट्टी होती है जिसे वर्णमंडल कहते हैं। जो प्रकाश मंडल है वह जलते हुए प्रतीत दिखाई देता है, जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं प्रकाश मंडल को। और इसके ऊपर एक होता है वर्णमंडल, इसमें से जो लहरें निकलती है उसको सौर लहरें कहते हैं, जो कि इस तरह से निकलती है। इसमें से जो लहरें निकलती है उसे सौर लहरें कहते हैं। इसको स्क्यूल भी कहते हैं। यानी कि जो वर्णमंडल में से जो लहरें निकलती है उसे स्क्यूल भी कहते हैं। और इसे सौर ज्वाला भी कहते हैं, सौर ज्वाला। और जो सबसे आखिरी होता है कोरोना या किरीट होता है, जिसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। जो सबसे ये बाहरी परत होता है यह सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जिसे कि हम सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले सूर्य की संरचना के बारे में। जो बीच में होगा केंद्र होगा जिसका कि टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। उसके ऊपर विकिरण क्षेत्र होगा और उसके ऊपर संवहनीय क्षेत्र, जो कि दोनों में से रेडियो तरंगें निकलती है। फिर उसके बाद देखा उसके ऊपर जो होगा प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर होगा, जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि प्रकाश मंडल में ही सौर धब्बा दिखाई देता है, जो कि जिसका टेम्परेचर इतना से गिरकर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसके बाद जो होता है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर होता है, जिसमें कि सौर लहरें उठती है, जिसे स्क्यूल या सौर ज्वाला कहते हैं। और जो प्रकाश मंडल है उसको केंद्र से लेकर सबसे मोटाई वाला भाग यही प्रकाश मंडल होता है, जो कि केंद्र से इसकी मोटाई 300 किलोमीटर होती है। तो हम लोगों ने सूर्य की संरचना के बारे में देखा। अब इसके आगे देखते हैं। यानी कि हम लोगों ने ये जो सौर धब्बा असल में होता क्या है इसके बारे में देखते हैं, जो कि प्रकाश मंडल में दिखाई देता है। यानी कि सौर धब्बा, मान लीजिए सौर धब्बा, जो प्रकाश मंडल में ही
प्रकाश मंडल में ही सौर मंडल दिखाई देता है, प्रकाश मंडल में ही सौर धब्बा दिखाई देता है, जो कि 11 वर्ष पर एक बार दिखाई देता है। यानी कि 11 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और जो सौर धब्बा का जो बीच वाला भाग होता है, इसको अम्बरा या प्रछाया कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा जो प्रकाश मंडल है उसमें ही सौर धब्बा दिखाई देता है, जो कि बीच वाला भाग होता है उसे अम्बरा या प्रछाया कहते हैं। और जो बाहरी वाला, यानी कि इसका जो टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो प्रकाश मंडल का पूरा टेम्परेचर होता है 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन जब सौर धब्बा लग जाता है प्रकाश मंडल में तो इसका टेम्परेचर गिरकर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जो 5500 से लेकर 600 के बीच में, यानी कि जो प्रकाश है वो तो आ ही रहा है, लेकिन जब इतना होगा 1500, फिर भी जो प्रकाश है वो तो आएगा ही, लेकिन कम आएगा। जो प्रकाश आता है इसमें से इसको उपछाया कहते हैं। यानी कि ये जो प्रकाश मंडल में जो सौर धब्बा है वो 11 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और जो सौर धब्बा का बीच वाला भाग होता है उसे अम्बरा या प्रछाया कहते हैं। और जो प्रकाश इसमें से 1500 डिग्री सेल्सियस वाला प्रकाश देता है उसको उपछाया कहते हैं। जो कि यह जब आता है तो टेलीविज़न, यानी कि जब तरंगे निकलती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जब वायुमंडल में ये प्रवेश करती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यानी कि टीवी जो होता है, टीवी या टेलीविज़न स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जो कि टेलीविज़न यानी तरंगे जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो चीज़ होता है वह उसे प्रभावित करता है, जो कि 11 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। और जो बीच वाला भाग होता है उसे अम्बरा या प्रछाया कहते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अरोरा के बारे में। अरोरा क्या होता है? यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा सौर मंडल के बारे में, उसके बाद से सूर्य की संरचना के बारे में। जो सूर्य की संरचना है सबसे मुख्य भाग होता है केंद्र होता है, जिसका टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद एक होता है संगवहनीय क्षेत्र, उसके ऊपर विकिरण क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए ये केंद्र था और इसके ऊपर संगवहनीय क्षेत्र और इसके ऊपर विकिरण क्षेत्र और इसके ऊपर प्रकाश मंडल था और फिर था वर्णमंडल। और जो सबसे बाहरी था उसको करोना या किरीट कहते थे। और जो इसका टेम्परेचर जो था 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस था। और जो ये संगवहनीय क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र से रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं। और उसके बाद था प्रकाश मंडल, यानी कि प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। इसमें ही सौर कलंक दिखाई देते हैं, यानी कि 11 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। और जो बीच वाला भाग होता है इसे ही अम्बरा या प्रछाया कहते हैं। जो यहाँ से प्रकाश देता है इसको उपछाया कहते हैं। और जो उसके ऊपर जो होता है वर्णमंडल होता है। और जो सबसे बाहरी होता है उसको करोना या किरीट कहते हैं, जिसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। यानी कि यह सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। तो बीच में केंद्र होता है जिसका टेम्परेचर 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्रकाश मंडल होता है इसका जो टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो सबसे बाहरी होता है उसको करोना या किरीट बोलते हैं, जिसको कि सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं अरोरा के बारे में। यानी कि अरोरा क्या होता है? अरोरा यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, जैसे कि सौर किरणें, यानी जो सूर्य से निकलती है किरणें, सौर किरणें और ब्रह्मांडी किरणें। ब्रह्मांडी किरणें यह जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है,
यानी कि अरोरा किसे कहते हैं? अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, सौर किरणें और ब्रह्मांडीय किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो इसका क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी कि जो किरणें आती है और जो वायुमंडल का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें दोनों में घर्षण होता है। मान लीजिए कोई वस्तु आ रही है तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के वायुमंडल जो क्षेत्र है, वह इसका विरोध करेगी, जिसके माध्यम से एक घर्षण होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकता है। जब यह इन दोनों में घर्षण होता है तो काफ़ी ज़्यादा चमकता है, जिसे ही अरोरा कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, जैसे कि सौर किरणें, यानी कि सूर्य से निकलने वाली किरणें, और फिर ब्रह्मांडीय किरणें, जो ब्रह्मांड से किरण निकलती है, वो किरणें जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें, और जो ये किरणें आ रही है उसमें एक घर्षण होगा, जिसे ही अरोरा कहते हैं। और इसका जो अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिसिस, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं, और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलियन अरोरा कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलियस अरोरा कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा अरोरा किसे कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली किरणें, जैसे सौर किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसमें एक घर्षण होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, जिसे ही अरोरा कहते हैं। इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिसिस कहते हैं और दक्षिण ध्रुव पर ऑस्ट्रेलियस अरोरा कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा सूर्य, सौर मंडल के बारे में देखा, फिर उसके संरचना के बारे में देखा, और हम कल देखेंगे ग्रह के बारे में। यानी कल हमारा टॉपिक होगा ग्रह के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।